ल्हासा की ओर। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में ननिहाल, उनके ननिहाल में उनका जन्म हुआ था। और जो गांव था ननिहाल था वह था पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के यूपी के आजमगढ़ जिले का पंदहा नामक गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। और यहाँ उनका क्या था, ननिहाल था। और उनका पैतृक गांव कौन सा था, कंडोला गांव। और उनका पैतृक गांव, उनके पिताजी का गांव कौन सा था, वो था कनेला गांव। कौन सा था, कनेला गांव उनका गांव था। और उनका जन्म स्थान कहाँ है, पंदहा। और पंदहा उनका क्या है, वैसे ननिहाल है। उनका मूल नाम केदार पांडे था। और राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम, राहुल सांकृत्यायन का जन्म का बचपन से जो वास्तविक नाम था वो क्या था, केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी में, आगरा में और लाहौर में हुई थी। लाहौर जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1930 में वो कहाँ चले गए, 1930 में श्रीलंका चले गए। और श्रीलंका जाकर किस धर्म में परिणत हो गए, बौद्ध धर्म में परिणत हो गए, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। कब से हो गया, जब 1930 में राहुल सांकृत्यायन है वो श्रीलंका गए थे। और श्रीलंका जाकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब से उनको किस नाम से जाना जाने लगा, राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, रूसी भाषा सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो राहुल सांकृत्यायन है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती भाषा, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के जानकार थे। आदि भाषाओं के बारे में उनको जानकारी थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। उन्हें महापंडित, एक महान पंडित, उन्हें महापंडित, महान पंडित यानी आप कह सकते हैं कि पंडितों का पंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। और इनका देहांत कब हुआ, 1963 ईस्वी में। यानी जन्म होता है 1893 ईस्वी में और देहांत होता है 1963 ईस्वी में। ये तो था इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। राहुल सांकृत्यायन ने जो जो रूप हैं साहित्य लेखन के, वो उन सभी रूपों में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कृतियाँ यानी रचनाएं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है, लगभग 150 मानी जाती है। यानी इन्होंने इनसे संबंधित, राजनीति से संबंधित, धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित, इतिहास से संबंधित और विज्ञान से संबंधित लगभग 150 पुस्तकें रची है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और राहुल सांकृत्यायन ने लुप्त प्राय यानी जो लुप्त हो चुकी थी, जो सामग्रियाँ लुप्त हो चुकी थी, उनका उद्धार किया है, उनको अपने सामने फिर से लाने की कोशिश की है। और उसी विषयों से संबंधित उनका लेखन कार्य है, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी लेखन कार्य में यात्रा वृत्त की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, तो राहुल जी हैं। उनके जैसा कोई और यात्रा वृत्त करने वाला, यात्रा वृत्तांत लिखने वाला
नहीं है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, घुमक्कड़ जीवन, इधर उधर घूमना फिरना, शास्त्र रचा, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। वो लगातार घुमक्कड़ जीवन जिया करते थे, और उससे क्या लाभ होते हैं, उससे लाभ ये होते हैं कि लगातार ये घूमते फिरते रहते थे, तो इनको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती थी, इनको नवीन जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती रहती थी। घुमक्कड़ी से मनोरंजन होता था, ज्ञानवर्धन, ज्ञान में वृद्धि होती थी, एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी होती थी। और साथ ही साथ क्या होता था, ऐसे स्थान जिनके बारे में पहले कभी जानते ही नहीं थे, उनकी जानकारी इन्हें होती थी, उन स्थानों की भी जानकारी होती थी। और साथ ही साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था, भाषा और संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिलता था, अपनी भाषा और संस्कृति को दूसरे लोगों के सामने रखने का अवसर मिलता था। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। राहुल सांकृत्यायन ने उन स्थानों की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक वर्णन है, वो अपने सामने प्रस्तुत किया है। वहाँ का जनजीवन कैसा है, उनके जीवन की सुंदरता क्या है, उनके जीवन की क्या विशेषताएं हैं, इन सब को अपने सामने रखने का सजीव प्रयास किया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, और जो अपनी रचना है कौन सी, ल्हासा की ओर, ये कहाँ से ली गई है, उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा है, उससे इसको लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। और तिब्बत यात्रा उन्होंने कब की थी, 1929 से 1930 में की थी। और किस रास्ते से, नेपाल के रास्ते से वो कहाँ पर गए थे, तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और जब इन्होंने यात्रा की थी उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भीख मंगे के छद्मवेश में की थी। इसलिए उन्होंने ये यात्रा किसके भेष में की थी, एक भीख मंगे के भेष में ये गए थे, यानी भिखारी के भेष में गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। और इनमें उन्होंने तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले जो दुर्गम, जो मुश्किल रास्ते हैं, उन रास्तों का वर्णन किया है और रोचक शैली में इनका वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय वहाँ का जो समाज है, तिब्बत का समाज है, वो कैसा था, किस प्रकार के लोग रहा करते थे, उनकी सामाजिक धारणाएं क्या थी, वो अन्य लोगों के बारे में क्या सोचते थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, पाठ शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा, जिस रास्ते के बारे में बात की जा रही है, नेपाल तिब्बत जाने का रास्ता है। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन है, जब तिब्बत यात्रा के लिए गए थे तो वो किस रास्ते से गए थे, नेपाल के रास्ते से गए थे। फर्री कलिडपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी पहले तिब्बत जाने का रास्ता नेपाल से ही होकर गुजरता था, नेपाल से होकर ही जाना पड़ता था। और यहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको भी जब तिब्बत भेजा जाता था तो वो भी इसी नेपाल के रास्ते भेजी जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। तो यह व्यापारिक रास्ता था, और व्यापारिक रास्ते के साथ था सैनिक रास्ता भी था। और सैनिक रास्ता होने की वजह से जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कौन सी चीनी पलटन, यानी चीन की सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, फौजियों के वो जो मकान है वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, किसान रहने लगे हैं, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर कुछ घर हैं वो आबाद, यानी वहाँ पर कुछ किसान है वो बस गए हैं, तो वो आबादी क्षेत्र हो गया, आबाद हो गए हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, परित्यक्त त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी मुश्किलें भी हैं, और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति, छुआछूत
जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। छुआछूत जैसी ये जो गंभीर एक बुराई है वो बुराई वहाँ पर नहीं है। और न औरतें पर्दा ही करती हैं, और पर्दा फर्दा भी वहाँ पर नहीं है, औरतें घूंघट नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, और बहुत ही निम्न श्रेणी के जो बहुत ही के होते हैं जो घर में नहीं जाने देते। इसलिए नहीं जाने देते, वो सोचते हैं कि कहीं ये चोरी न कर लें, कहीं चोर डाकू न हो जाए भिखमंगों के वेश में। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, वरना तो आप घर के भीतर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही हो, चाहे आप अनजान ही क्यों न हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। आप उस घर की औरत है, उसको अपनी झोली उसमें से चाय दे दो तो वह आपको तुरंत वो चाय पका कर दे देगी, चाय पीने के लिए दे देगी तैयार करके। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोड़ीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। उसे आप मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वह चाय है उस चाय को दूध वाली चाय के रूप में परिवर्तित कर देगी, दूध वाली चाय आपको बनाकर दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठने की जगह चूल्हे से दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं, चाय तैयार करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, ऊपर से नमक और मक्खन डाला जाता है। आगे देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लग आया, कुछ मांगने के लिए आया। हमने वहाँ दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले की आखिरी गांव में पहुँच गए थे। जो दो पत्र वगैरह कुछ चीटियाँ थी वह उनको दे देते हैं। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोड़ला जो स्थान है उसके पहले का जो गांव था उस गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ पर भी सुमति इनके साथ जो यहाँ घूमने के लिए आया था कि जान पहचान के आदमी थे, और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति की जान पहचान के आदमी थे और ये भीख मंगे के वेश में गए थे, तो भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद इन्हें रहने के लिए अच्छे मकान मिल गए, रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि इनका जो साथी था सुमति, उसके यहाँ पर जानकार लोग थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं। अब कि हम 5 साल बाद इस रास्ते से लौटे, उस समय हम भीख मंगे के वेश में नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में, एक सज्जन यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और उस वक्त हमें रहने के लिए किसी ने स्थान नहीं दिया, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। और हम कहाँ पर ठहरे थे? गांव में जो सबसे गरीब व्यक्ति था उसके झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति सोच पर, मन की वृत्ति, सोच, मानसिक सोच। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। खासकर शाम के समय ये लोग क्या कर लेते हैं? नशा कर लेते हैं, और नशे में अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। सबसे मुश्किल जो रास्ता था उस रास्ते को पार करना था, जो कहाँ का था? डांडा थोड़ला का। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं, सबसे खतरनाक जगह है ये। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं, और अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इनके आसपास कोई गांव भी देखने को नहीं मिलते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, और उस कारण पहाड़ों के किनारे से होते रहते हैं। पहाड़ों को जैसे काटा गया हो, और काटने के बाद में उनकी जो दीवारें सी बन जाती हैं, उसके कारण दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं देते हैं। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि डाकुओं को यहाँ पर छिपने का अच्छा स्थान मिल जाता है। तिब्बत में
गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। कि तिब्बत में अगर गांव में आकर कोई किसी को मार दे, डाकू मार दे, तब तो हो सकता है डाकू को पकड़कर सज़ा दे दी जाए, लेकिन जब इन स्थानों पर अगर कोई डाकू किसी व्यक्ति को मार दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सरकार है वो जो खुफिया एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उस पर और यहाँ की जो पुलिस पर है ज़्यादा खर्च नहीं करती है। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, और अगर इन स्थानों पर किसी को मार दिया जाए तो गवाही कौन देगा, गवाह कौन मिलेगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद में देखते हैं, उसको टटोलते हैं, पैसा वगैरह होता है तो वो छीन लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है, हथियार रखने की खुली छूट है, तो लाठी डंडों की तरह लोग हाथों में हथियार लेकर घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर कोई डाकू है वो जिसको मारता पीटता उसको प्राणों से न मारे, यानी उसको मारता नहीं है, उसको जीवित छोड़ देता है, तो हो सकता है वे व्यक्ति उस डाकू के भी प्राण ले ले, उसको भी खतरा हो जाता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़दा के पास खून हो गया, किसी की हत्या कर दी गई। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, उतना उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम भीख मंगे थे, हम भिखारी थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीप निकाल, कुच्ची कुच्ची यानी दया दया एक पैसा कहते, भीख मांगने लगते। जैसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दो, कुछ दे दो, 1 पैसा, 2 पैसा, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे दो। उस प्रकार से ये भी कि दया करो, हमारे ऊपर भी दया करो, दया करो, कुछ दे दो। इस प्रकार से कहकर भीख मांगते रहते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अगला पड़ाव 16-17 मील तक था, 16-17 मील की दूरी पर था। 1 मील में होते हैं 1600 मीटर, 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। और इनका अगला पड़ाव है वो कहाँ कितनी दूरी पर था, 16 से 17 मील की दूरी पर था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, 2 घोड़े किराए पर ले लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, उन पर सामान भी रख लेंगे और उन पर चढ़कर आगे चले जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ यानी दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर, सफ़ेद चोटियां हैं, वो दिखाई दे रही थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे इनको छोड़कर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हो। बीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न उन पर कुछ बर्फ़ थी, न किसी तरह की हरियाली। नंगे बताया गया है क्योंकि वो बिल्कुल क्या थे, वीरान से थे, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। डांडे का देवता है वो स्थान था, वहाँ पर पत्थरों के ढेर लगे थे, जानवरों के सींग हैं उनसे, और रंग बिरंगे कपड़ों से और अलग अलग रंगों की झंडियाँ वहाँ पर लगाई गई थी। कहते हैं कि उसकी सुंदरता को निखारा गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब हमें उतराई पर चलना था, यानी ढलान में चलना था। शायद 2-1 और सवार हाथी हमारे साथ चल रहे थे, हाथियों पर सवार लोग हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, थक गया होगा और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, बहुत पीछे रह गया, और मैं डॉनक्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। क्योंकि घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, तो ये झूमते हुए अपनी मस्ती में ऐसे ही झूमते हुए चल रहे थे।
जान नहीं पड़ता था, पता नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, कि इतना धीमे चल रहा था कि मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है घोड़ा आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है, क्या कर रहा है। जब मैं ज़ोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ता, जब मैं उन पर जोर देने लगता, उसको कुछ टिटकारने लगता, तो वह और धीमा चलने लग जाता, सुस्त हो जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह से दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया, यानी दूसरा रास्ता इनको चलना था, सीधा बाएं का रास्ता ले लिया और वहाँ पर वो कम से कम 1.5 मील चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था, कि आपने जिस रास्ते को छोड़ दिया वह रास्ता जाएगा। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, उस रास्ते पर आया। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, मील भर दूरी पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, मंगोल जाति के लोग, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे कि मंगोलों का चेहरा वैसे भी, मंगोलों का उनका मुंह वैसे भी लाल होता है, अब तो उनको और भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे क्या होते हैं? जो गोबर के होते हैं ना, जिनको जलाया जाता है, वो फूंक डाले, और 3-3 बार मैंने गरम गरम चाय पी ली, उनको चाय को गरम किया, चाय पी। मैंने बहुत नरमी से, मैंने बहुत सरलता से बिना गुस्सा किए हुए जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कि ऐसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, मैं तो सोच रहा था कि रात तक पहुंचूंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यजमान जो मेहमानबाजी करते हैं। वो पहले चाय सत्तू खाया गया, पहले चाय पिलाई गई, सत्तू खिलाया गया, सत्तू जो पेय पदार्थ होता है वो पिलाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, और रात को गर्मा गर्म भोजन है वो मिला। आगे देखिए, अब हम तिड्री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अब हम कहाँ पर, लेके कहता है कि अब हम कहाँ पर पहुँच गए थे? तिड्री के विशाल मैदान में, बड़े मैदान में, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई टापू हो, कि चारों तरफ जल हो और बीच में उठा हुआ भाग हो, उस प्रकार से लग रहा था। क्योंकि चारों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ को उस मैदान को क्या कर रखा था, पहाड़ों ने घेर रखा था। तो वो जो मैदान है वो टापू की तरह ही लग रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधिगिरी, तिड्री समाधि पहाड़ी। आसपास के लोगों में, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, मेहमानबाजी करने वाले थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। कि कपड़े की पतली पतली चीरियाँ थी, कतरन सी थी, वो कभी ख़त्म नहीं होते थे, ख़त्म भी होने ही नहीं दिया जाता था। क्योंकि बोध गया से कपड़ा जो लाया गया था, उसी को मिलाकर उसमें से कुछ और है, वो जैसे तैसे करके उसमें मिलाकर उसको और कतरन उसकी बना दिया करते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, कौन जाना चाहते थे? सुमति। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, कि सप्ताह भर ये उधर ठहर जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। कि ये जो कतरन आप बांटना चाहते हो ना, ये यहीं बांट दो, मगर आसपास के जो और गांव है ना, वो उनमें मत जाओ। हम जिस गांव में रह रहे हैं ना, रुक रहे हैं, उसी में बांट दो। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुँच कर रुपये दे दूँगा। अब इसके लिए मैं तुम्हें, ल्हासा पहुँचेंगे हम तो रुपए दे दूंगा, इतनी बात मेरी मानो। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति ने उनकी बात मान ली। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते
तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है और यहाँ की धूप वो भी कठोर थी, तेज़ धूप थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। थोड़ा मोटा कपड़ा अगर सर पर ढक लें तो फिर गर्मी नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। 2 बजे का समय, सूरज की तरफ मुँह करके चल रहे हैं तो ललाट पर धूप गिर रही है, जिससे वो धूप है वो आसानी से वो महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी तेज़ धूप है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है और पीछे ठंड सी लग रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, पीठ पर अपना सामान लादा, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे जो मेहमानबाजी करने वाले थे, उनसे मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो बहाना करते हैं कि कोई आदमी है, उससे मिलना है, राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं मिलना है, और ये बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने को कहते हैं उनसे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। छोटे छोटे बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनके अधिकार में ज़मीन है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है और ज़्यादातर अधिकार किसका है? मठ जो विहार हैं बौद्धों के, उनका है। जैसे अपने होते हैं ना, मंदिर का अधिकार होता है, मंदिर के नीचे ज़मीन हम कहते हैं, उसी प्रकार से किसके अधीन है? विहारों के, मठों के अधीन है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार प्रथा, बेगार ये एक अपने यहाँ पर भी पहले पाई जाती थी जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। बेगार प्रथा, और ये होती थी कि काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे। काम करवाते थे तो काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे। बिना पैसों के मुफ्त में आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फ्री में, फोकट में क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता। काम करवाते, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे नहीं देते थे, उनकी मजदूरी नहीं देते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसका क्या नाम था, नम से बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े अच्छे पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, मेरा जो भेष हुलिया, स्वरूप, रूप ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कुछ भी सोचना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जिनमें बुद्ध के वचन थे, जिनका अनुवाद किया गया था। उनकी हस्तलिखित, हाथों से लिखित 103 पोथियाँ हैं, वो यहाँ पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, कहाँ पर? जहाँ पर वो पोथियाँ लगी हुई थी, उनके पास इनका भी आसन। किनका? राहुल सांकृत्यायन का। किसके पास? सुमति के पास। जहाँ सुमति का आसन लगाया गया वहीं पर लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, जो हस्तलिखित पोथी है वो। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक पोथी है 15 शेर, यानी एक शेर किसे कहते हैं? 1 किलो। 1 किलो को एक शेर कहा जाता है। 15-15 शेर यानी लगभग 15-15 किलो की होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं तो उन पुस्तकों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। मैंने सोचा 2-3 दिन रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे, लेकिन वह तो उसी दिन चले गए। तिडरी गांव से बहुत दूर नहीं था जहाँ पर वो जाना चाहते थे। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इसी के साथ ही अपना पाठ कंप्लीट होता है।